नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश, जिसको हृदय स्थली भी कहते हैं, आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं जो मध्य प्रदेश का जो भार है उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें सौंपा गया है और वो बखूबी से निभा रहे हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो बहुत ही सरल, गंभीर और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और समाज के प्रति, देश के प्रति आपकी जो समर्पणमयता है वो आपके जीवन शैली से, कार्यशैली से झलकता है। आइए मैं आपको रूबरू कराता हूँ सीधा राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जो कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। शुक्ला जी, ब्रह्म कुमारी में आप पहली बार आए, पहले आए थे? पहली बार ही आना हुआ। पहली बार ही आना हुआ। आपके बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना भी है, देखा भी है। आज थोड़ा सा व्यक्तिगत जानकारी आपसे लेने का मौका मिला है, तो हम शुरू करते हैं वहाँ से। जब कि आप बचपन से ही राजनीति में आने का ऐसा कुछ सपना था या इत्तेफाक था? नहीं, छात्र राजनीति से ही राजनीति में मैं सक्रिय हो गया था। हाँ। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा और उसी समय से रुझान राजनीति की ओर हो गया था। और फिर कॉलेज से निकलने के बाद फिर राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और फिर धीरे धीरे सिलसिला चला और फिर 2003 से लगातार मैं विधायक हूँ। 98 का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में जीत नहीं पाया था। कुल मिला के 6 चुनाव लड़े और 5 जीते हैं। तो छात्र जीवन से ही राजनीति की रुचि मेरे अंदर पैदा हो गई थी। सेवा का भावना भी, और राजनीति कहते हैं, वैसे राजनीति एक ऐसा विषय है और जीवन शैली कहें कि जो समाज को, देश को देने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है। अगर बात करें आपके व्यक्तिगत जीवन की, फैमिली में कौन कौन है? परिवार में अब मेरी पत्नी और 2 बेटियां और 1 बेटा है। और बाकी तो हमारा लंबा चौड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार। राजनीति में आप वैसे पहले कोई और थे, विरासत में मिला है जैसे कहते हैं, या फिर आप अपने परिवार में आपसे शुरू हो रही? मैं फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ अपने परिवार का। अच्छा। इसके पहले हमारे परिवार में राजनीति में कोई नहीं था। और मेरे पिताजी तो व्यवसाय में थे और उनका काफ़ी नाम रहा है अपनी कर्मठता और ईमानदारी को लेकर। और उनके गुडविल का लाभ हमको जरूर मिला राजनीति में। और बाकी मैं पहला ही राजनीति में व्यक्ति हूँ अपने परिवार का। ठीक, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मध्य प्रदेश वैसे भी भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ काफ़ी विधानसभा संख्या की बात करें तो बहुत ज़्यादा है वहाँ, और वहाँ उप मुख्यमंत्री का भार आपको सौंपा। आपके अंदर ज़रूर ऐसी कई बातें होंगी जिसके वजह से पार्टी ने कहो, जनता ने कहो, इस मुकाम तक आपको पहुँचाया, विश्वास भी आपके ऊपर जताया है। बात करें कि कई ऐसे सफलता के कार्य होते हैं जिसको कहते हैं, जैसे मैं अपनी बचपन की बात करूं, वैसे मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूं, तो मैं बचपन याद आता है जब कोई मिनिस्टर आते थे या विधायक आते थे तो उनको ये कहा जाता था कि इन्होंने ये कार्य किया है, ये कार्य किया है, ऐसा उनके नाम से एक गर्व का महसूस होता है। आप चूँकि इस मुकाम तक पहुँचे तो ज़रूर ऐसी कई बातें होंगी, आप अगर उसे बताना चाहें कि क्या क्या ऐसी जिस पर आपको भी गर्व होता है, वहाँ की जनता को भी गर्व होता है, जिसके आधार पर आपको चुना गया? देखिए, मैं 2003 में विधायक बनने के बाद 6 महीने बाद मंत्री बन गया था। और कई विभाग मेरे पास रहे हैं पिछले 11.5-12 साल में। तो ऊर्जा मंत्री के रूप में प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा था। और आज मध्य प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है और हम लोगों ने कहा था कि 24 घंटे बिजली गांव में देंगे, शहर तो छोड़िए। और लोग भरोसा नहीं करते थे। और यहाँ तक की स्थिति होती थी कि मुख्यमंत्री जी से विधायकों ने जाके कहा कि इनको रोकिए, 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, बिजली दे नहीं पाएंगे और फिर चुनाव आएगा तो फिर नुकसान होगा। तो मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 2013 के चुनाव में
24 घंटे बिजली उसके पहले देने का जो काम हुआ, अटल ज्योति अभियान बनाया था। जैसे मोदी जी ने ग्राम ज्योति अभियान के माध्यम से 24 घंटे बिजली गुजरात में दी थी जब वो मुख्यमंत्री रहे, तो हम लोगों ने उससे स्टडी की और उस योजना को अटल ज्योति अभियान के नाम से लागू किया और 24 घंटे बिजली मध्य प्रदेश में मिलना शुरू हो गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब 2013 में विधानसभा के चुनाव हुए तो हमारी सीटें 140 सीटों से बढ़ के 165 सीटें हो गई। अच्छा, हाँ। 10 साल सत्ता में रहने के बाद हम सीटें बढ़ गई। जनता कार्य को देख करके वो अपने आप तो बिजली का एक बहुत बड़ा काम, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका एक समाधान ऊर्जा मंत्री के रूप में करने का मुझे मौका मिला, तो मुझे इस बात का बहुत संतोष है। वहीं दूसरी ओर जब सोलर प्लांट और नवीन और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, जब ये सारी दुनिया ने तय किया पेरिस में, तो मध्य प्रदेश के रीवा इलाके में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पर उस समय दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट बनाने का काम शुरू हुआ। 750 मेगावाट, लगभग 4,500 एकड़ में 4,500 करोड़ में वो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। और आज मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जब लोकार्पण किया तो उन्होंने खुद ही बोला कि मध्य प्रदेश और रीवा के लोगों को गर्व होगा कि रीवा में इतने बड़े सोलर प्लांट में से 24% बिजली से दिल्ली की मेट्रो चलेगी। तो ये कुछ ऐसे बड़े काम थे, माइलस्टोन काम थे। वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था वो विकासशील राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे चल रहा है। आजकल हम लोग जाते हैं तो देखते हैं सही में काफ़ी डेवलपमेंट तो हुआ है, दिखाई देता है। खेती के क्षेत्र में कृषि कर्मण अवार्ड, जो कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण किसी राज्य को अवार्ड मिलता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो पहले पंजाब हरियाणा को मिला करता था, पिछले 7 वर्षों से मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो इसलिए मध्य प्रदेश का कायाकल्प हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान। और इन सब चीज़ों के हम लोग साक्षी रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारी सरकार रही है। तो इन सब चीज़ों को लेके वास्तव में जनता से नज़र मिला के बात कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं और जनता इस बात को अप्रिशिएट भी करती है। बराबर है। वैसे तो कहते हैं ना कि अगर समस्या तो खैर हर जगह काफ़ी भी है, लेकिन अगर नियत है कि भी उसे हमें समाधान करना है तो रास्ता निकलते जाते हैं, बस करते रहने की ज़रूरत होती है। एक समाधान करेंगे तो दूसरी समस्या भी आती है। अगर मैं व्यक्तिगत आपके विचारों की बात करूं, क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं राजनीति में, और वो भी बहुत बड़े पोस्ट पर, एक जिम्मेदारी पूरे प्रदेश का उप मुख्यमंत्री के तौर पे, जनता आपके बीच बड़ी लंबी लाइन लगाए अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, कई प्रकार के बातें होती है, पर एक व्यक्तिगत जीवन में देखें तो आप की मान्यता के आधार पे, आपके विचार के आधार पर आप कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत भीड़ आ रही है और समस्याएं अपनी अपनी बता रहे हैं, उसको भी मेंटेन करना, व्यवहार को भी मेंटेन करना, उनको भी सही और गलत क्या है, डिमांड क्या है, परखना, कैसे मेंटेन करते हैं? चिड़चिड़ापन तो नहीं आता? नहीं, इसमें बहुत ही धैर्य के साथ उन लोगों से मिलने का काम सभी राजनेताओं को करना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आज हम जिस स्थान पर हैं इन्हीं लोगों के समर्थन से हैं, सही बात, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हैं। और इसलिए काम हम कितनों का कर पा रहे हैं ये अलग मैटर है, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे मिलने जुलने में यदि फर्क पड़ेगा तो उनको ठेस पहुंचेगी और उसका फिर प्रभाव चुनाव में पड़ेगा। तो इसलिए लोगों से मिलते समय बहुत संयमित और धैर्य के साथ मिलने की जरूरत है। स्वाभाविक है, जिनका काम नहीं होगा वो एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्रेसिव होने का अधिकार नहीं है। और इसलिए हमें मुस्कुराते हुए, हाथ जोड़े हुए ही मिलना है। ये सिद्धांत पर हम लोग काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वास्तव में कई योजना ऐसी चलाई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान योजना है, किसान सम्मान निधि है। इससे लोगों को बहुत व्यापक स्तर पर मदद हो रही है। जल जीवन मिशन योजना में सारे देश में लाखों करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं कि गांव-गांव में फिल्टर वाला पानी नल से जल मिल जाए लोगों को। तो वास्तव में ज़मीन पर काम करने वाले लोगों के लिए, सांसद विधायकों के लिए एक राजनीति में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के मामले में बहुत बड़ी राहत
और सहारा सही मोदी बात जी की योजनाओं ने दिया है। है। और इसलिए हम अपने व्यवहार से लोगों को यदि नाराज करेंगे तो ये फिर हमारी कमी होगी। हाँ, और सही बात इसलिए है। जो आपने क्योंकि सवाल वो किया हाँ कि मतदाताओं से और जनता से मिलते समय हमें जो काम हो रहे हैं उसकी चर्चा भी करनी है, और जो काम होने वाले हैं उसकी भी चर्चा करनी है। जो नहीं हो सकते हैं उस मामले में भी रास्ते हमें बहुत खोजने। धैर्य से मिल के और उनके भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहती है। ये बहुत अच्छी बात है, और आप इस तरह के गंभीरता से इस बात को सोचते हैं, समझते हैं, अटेंशन भी रखते हैं, और यही वजह है कि आज पार्टी कहो या फिर एक जनता कहो जिम्मेदारी सौंपते जाते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर में हैं, विशेष निमंत्रण पर आप आए हैं। थोड़ी आध्यात्मिक जो अनुभूतियाँ आपने की है उधर की अगर बात करें तो वैसे तो ब्रह्मा कुमारी सेंटरों में मध्य प्रदेश में और कई जगह पे आपका जाना हुआ होगा ज़रूर। हमारी बहनें हैं जो छोड़ती नहीं हैं, राखी बंधन हो चाहे और भी कई फंक्शंस होते हैं, बुलाते हैं, गए होंगे। परंतु आप माउंट आबू में यहाँ जब अभी आए स्पेशल प्रोग्राम पर, तो क्या अनुभव है आपका यहाँ आने का? नहीं, यहाँ आने पर यही अनुभव होता है कि अध्यात्म को हम जितना मौजूद करेंगे लोगों के बीच में और अपने अंदर भी, उतना ही हम जो विकास, जो भविष्य है उसको हम एक वरदान के रूप में आने वाली पीढ़ी को सौंप पाएंगे। क्योंकि सिर्फ विकास होगा, सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर नए नए जो काम हो रहे हैं उसका उधर ही फोकस होगा। और यदि हमने अध्यात्म और सनातन की ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी तो इसको कभी समझ ही नहीं पाएगी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा है कि मनुष्य का निर्माण तो मनुष्य के अंदर की आत्मा को एनर्जाइज करने में मनुष्य के अंदर मानवीय गुण विकसित होते हैं। यदि हमने मानवीय गुणों को विकसित नहीं किया और सिर्फ अंधी दौड़ में विकास और विज्ञान और तकनीकी की ओर बढ़ते चले गए तो हम लोगों ने देखा है कि फिर वो विकास अभिशाप भी साबित होता है। तो इसलिए होने वाले विकास का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य को तैयार करने की बहुत ज़रूरत है। ब्रह्म कुमारीज आने पर मुझे एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। ईश्वर के प्रति, ईश्वर को जानना, और अपने अंदर भी ईश्वर है, और आत्मा का परमात्मा से संबंध किस प्रकार से स्थापित हो सकता है, इन सब चीज़ों का जो एक लंबा काल है परम पिता ब्रह्मा ने 1937 में जिस तरीके से ईश्वर की प्रेरणा से यहाँ पर केंद्र की स्थापना की, और उसके बाद इतना बड़ा विशाल इसका एम्पायर है, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दुनिया में भी। तो जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। सही बात है। तो इतना बड़ा काम है ये कि इसको मजबूती के साथ हमें उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। जैसे कि विकास और अध्यात्म ये साथ साथ चले और भविष्य आने वाली पीढ़ी इस विकास के फल को खाने के लिए योग्य नागरिक तैयार कर सके। बहुत सुंदर आपके अनुभव और जवाब भी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, जैसे कि एक रास्ता निकल रहा है। शुक्ला जी, आप क्या समझते हैं कि राजनीति में, वैसे तो हर एक फील्ड में हर एक तरफ कई ऐसे विकृतियां भी आ गई है, कई बातें, समस्याओं की बात करें तो बहुत है, लेकिन समाधान की अगर बात करते हैं तो वो एक ही रास्ता मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता ज़रूरी है सबके जीवन में। राजनीति में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सभी लोग ऐसा नहीं है कि वो श्रेष्ठ विचार के साथ, श्रेष्ठ कर्म के साथ इस मैदान पे हैं। कहीं कहीं कुछ लोगों में, सब में नहीं, स्वार्थ ने उनमें एंट्री कर गया है, जिसके वजह से देश में जो एक ऐसी बातें, माहौल भी आती है कि भाई उथल पुथल मची है। अगर मीडिया की बात करें, टेलीविज़न में बहुत सारे डिबेट होते हैं, सच क्या है झूठ क्या है, इसको भी सत्ता पक्ष तो अपनी बात अच्छे से रखने की कोशिश करेंगे, विपक्ष जो है, जो अच्छी बात होगी उसको भी अपने तरीके से वो, तो ये जो चीज़ें हैं जनता को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है। तो
आप अपने अनुभव से उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अगर विपक्ष के लोग हैं, अच्छा को अच्छा तो कहे कम से कम। एक इस वो बिना स्पिरिचुअलिटी के शायद वो पॉसिबल नहीं है, अंदर में एक नियत। और अगर सत्ता पक्ष है, विपक्ष की कोई ऐसी बातें हैं जो मानने जैसा है तो वो भी एक्सेप्ट कर ले, हाँ इस पर हम काम करेंगे। ये गुण कैसे आएगी? आध्यात्मिकता क्या राजनीति में सबके लिए कंपलसरी है या इसके बिना? राजनीति में तो आध्यात्मिकता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राजनीति एक सुचिता का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा सुचिता यदि किसी क्षेत्र में जरूरी है तो राजनीति में। राजनीति में सही में, क्योंकि लाखों लोग आशा भरी नज़रों से अपने जीवन में बेहतरी के लिए यदि उम्मीद करते हैं तो अपने जिनको वोट दे के और सत्ता में बैठाते हैं उनसे करते हैं। तो राजनीति में तो सुचिता बहुत जरूरी है। गंगोत्री की तरह पवित्र होनी चाहिए राजनीति। इस दिशा में हमारी सरकारों ने काम भी किया है। हमारी सरकारों ने सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है सुशासन स्थापित करके और देश की जनता को अंतर समझाने की कोशिश भी की है। जहाँ तक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सवाल है तो ये राजनीतिक दलों की मजबूरी भी है, क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आने के लिए यदि अच्छे काम का अप्रिशिएट करेंगे तो उनको ये लगता है कि फिर हमारा कभी नंबर नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी आपके माध्यम से मैं यही अपील करूंगा कि अच्छे को यदि आप अच्छा नहीं कहोगे और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसकी बहुत ऊंचे शब्दों में बुराई करोगे तो जनता की नज़रों में फिर और छवि खराब हो जाती है। तो लोग इस आशा पे विरोध करते हैं कि इनको फायदा ना हो जाए, लेकिन उनके विरोध करने से और ज़्यादा फायदा होता है। तो कई मामलों में मौन रहना चाहिए। यदि कोई अच्छा काम हुआ है, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, तो उसका विरोध न करके मौन रहना चाहिए। मौन रहना चाहिए। यदि आप विरोध करें तो नुकसान होगा। धारा 370 समाप्त हुई है जो आतंकवाद को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, तो उसमें यदि आप समर्थन नहीं कर सकते तो मौन रहना उचित होगा। यदि आप बुराई करेंगे तो आपका नुकसान होगा। बराबर। तो आमतौर पे इस प्रकार से होता है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। अभी सोशल मीडिया भी बहुत समझते हैं हकीकत क्या है। आपको टेलीविज़न में पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, बच्चे, युवा, बूढ़े, जो सोशल मीडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं और कई प्रकार की एक तरक्की भी कर रहे हैं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन से, अपने अनुभव से उनको एक अच्छा दिशा मिल जाए, उनके विचारों को, जो आप फील करते हैं कि मैंने अपने जीवन में ऐसा सोचा है, सोचता हूँ, आगे के लिए भी ऐसा सोचता हूँ, जिसके वजह से मैं खुश भी हूँ, स्वस्थ भी हूँ और देश की सेवा में भी लगा हूँ। कुछ टिप्स उनको दे दीजिए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनसे माउंट आबू एक पवित्र धरती है जहाँ पर जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, जो आज जो समय की सबसे बड़ी मांग है, अध्यात्म को अपने अंदर जागृत करना और एक ऐसे नागरिक के रूप में जो मानवीय गुणों से भरा हो, ऐसे आदमियों की, नागरिकों की फ़ौज खड़ी करना का जो एक मिशन है, वो मिशन पर काम करने वाली संस्था से जुड़े हुए जो लोग हैं और जो जुड़े हुए नहीं हैं वो भी मेडिटेशन से लेके अध्यात्म, सनातन, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा भविष्य बहुत सुनहरा है। ख़ास तौर से जिस तेज़ी के साथ देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, सरकार के खजाने में शिक्षा और स्वास्थ्य जो अल्टीमेट गोल है हमारा, जिसको बेहतर बनाना कर हम विकास को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब वो बहुत ज़्यादा लक्ष्य दूर नहीं है। अब भारत सुपर इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर दुनिया को शांति का संदेश देने वाला कोई देश यदि उभर रहा है तो हमारा देश है, भारत है। और इसलिए हम सबको ये विकास लंबे समय तक सस्टेनेबल रहे, लंबे समय तक कायम रहे, इसके लिए अध्यात्म और धर्म और सनातन के माध्यम से हम अपने आप को तैयार करें, उसमें सारे लोग जुड़ें, जैसे कि होने वाला विकास मानव जाति के कल्याण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से हम सब उसका सदुपयोग कर सकें। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और आज माउंट आबू की इस पवित्र धरती से सभी को नमस्कार करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आए और
अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना शुक्ला जी की व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन और उनके कही हुई बातें। आपको जरूर एक बात तो ख्याल में आ रहा होगा कि अगर आप भी देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में है, तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। आपके विचारों में वो आध्यात्मिकता ज़रूरी है, और अगर आध्यात्मिकता को अपने जीवन में आपने अपनाया है किसी भी तरह से भी, तो आप देश के भी काम आएंगे, परिवार के भी, समाज के भी, और पूरे विश्व के। तो आप भी ऐसे ही आध्यात्मिकता के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।